पावर पॉइंट WPS है। हाँ। क्या सीधा व्हाइट बोर्ड करना है? स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। हेडिंग डाल लीजिए एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी आज इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात की जाए तो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी होता ही क्या है, सो मे बी आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। एस्ट्रोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ने को या उसके बारे में जानने को ही क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ना है, यूनिवर्स में क्या चीजें पाई जाती हैं, हमारी अर्थ यूनिवर्स में कहाँ पाई जाती है, किसका पार्ट है, ठीक है, वो सब हमने बेसिकली पढ़ना है। तो अगर यूनिवर्स की बात की जाए, ब्रह्मांड की बात की जाए, तो ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ, यानी कि कितने टाइम पहले ये यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, कितने टाइम पहले ये यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। तो अगर मैं एक टाइमलाइन बनाऊं, अगर एक मैं इस तरीके से टाइमलाइन बनाऊं, ये अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं और आज का अगर प्रेजेंट यहाँ है, टाइमलाइन में प्रेजेंट अगर हम यहाँ है, तो आज से 13.6 बिलियन ईयर्स, आज से 13.6 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स बना था, ठीक है। मतलब आज से 13.6 बिलियन साल पहले यूनिवर्स क्रिएट हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें हमारे सोलर सिस्टम की, जो हमारा सौर मंडल है, वो आज से 5 बिलियन साल पहले, आज से 5 बिलियन साल पहले सोलर सिस्टम बना हमारा सोलर सिस्टम बना। अगर बात करें हमारी अर्थ की, तो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी अर्थ बनी। यानी कि अर्थ जो कि हमारे सोलर सिस्टम, जो कि हमारी अर्थ है, वो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, वो सोलर सिस्टम यूनिवर्स का पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कनेक्ट करना है आपने। यूनिवर्स जो है वो 13.6 बिलियन साल पहले बना है, सोलर सिस्टम 5 बिलियन साल पहले, और अर्थ 4.5 बिलियन साल पहले बनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने याद रखना है। अब अगर बात करें कि यूनिवर्स बना कैसे, क्या शक्तियां थी वो, क्या किसने बनाया, ये कैसे बना, ये वो पढ़ते हैं। आइए कि यूनिवर्स पहले कैसे बना। लिखते जाइएगा साथ में, जो जो मैं लिख रही हूँ नोट डाउन करते जाइए। अब बेसिकली बात करते हैं इनिशियल डेज में, मतलब जब किसी को पता नहीं था ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे बना है, ये कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो इनिशियल डेज में दो लोग, ठीक है, इनिशियली दो लोग, ठीक है, और उन दो लोगों के नाम है टॉलमी, ठीक है, टॉलमी एंड एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, ये जो दो लोग हैं, टॉलमी एंड एरिस्टोटल, टॉलमी ने सेकंड सेंचुरी में, एरिस्टोटल ने फोर्थ सेंचुरी। आपको पता ना सेंचुरी क्या होती है, ठीक है, 101, 102, 103,
है ना? ये आपकी सेकंड सेंचुरी हो गई, मतलब 101 से लेकर 199 या 200 तक, ठीक है? और जो फोर्थ सेंचुरी है वो 301 या इससे लेकर 400 तक की फोर्थ सेंचुरी होगी आपकी ये, ठीक है? क्लियर है इतना? तो ये दोनों लोगों ने यूनिवर्स के ऊपर एक टिप्पणी की। अब इन्हें लगता था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वही हमारा यूनिवर्स है, ठीक है? कि जो हमारा सोलर सिस्टम सोलर सिस्टम यानी कि जो हमारा सौर मंडल है वही क्या है, हमारा यूनिवर्स है। तो ये सोलर सिस्टम को ही क्या कहा करते थे, यूनिवर्स कहा करते थे, ठीक है? यूनिवर्स कहा करते थे। अब इनका मानना क्या था कि यूनिवर्स जो है वो क्या है, जियोसेंट्रिक। ये कहा करते थे यूनिवर्स क्या है, जियोसेंट्रिक। ये बेसिकली सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे, लेकिन ये यूनिवर्स को, सोलर सिस्टम को ही यूनिवर्स समझते थे, क्योंकि उसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हैं वो इनको पता नहीं था। सो ये यूनिवर्स को कहा करते थे कि हमारा यूनिवर्स जो है वो जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक क्या होता है, जियो मीन्स अर्थ एंड सेंट्रिक मीन्स सेंटर, यानी कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें बीच में क्या है, अर्थ, बीच में अर्थ है और इसके अराउंड, मतलब सेंटर में अर्थ है और इसके अराउंड बाकी की चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, इसके अराउंड बाकी की चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है? जो कि गलत कंसेप्ट है। अगर सोलर सिस्टम के बारे में भी बता रहे हैं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे कि आप जानते होंगे कि सारे के सारे प्लैनेट्स और बाकी की जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो आपके सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो इन्होंने बेसिकली गलत कंसेप्ट दिया। इनका कहना ये था कि, मतलब ये इनकी थ्योरी थी कि अर्थ जो है, सॉरी, जो आपका यूनिवर्स है वो है जियोसेंट्रिक। क्योंकि जब किसी को इस चीज के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, इन्होंने कोशिश की जानने की। कुछ हद तक ये सही थे, ये कह सकते हैं आप कि कुछ तो चीज है जो बीच में है और उसके अराउंड चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये सही नहीं थे। कोई भी चीज जब एक तरीके से डिस्कवर होना स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में वो गलत से ही डिस्कवर होती है, गलत के बाद ही उसके ऊपर बाकी थ्योरीज और लोग एक तरीके से जांच पड़ताल करते हैं और रिसर्च करते हैं और एंड में जाके सही। तो ऐसा नहीं कह सकते कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है यूनिवर्स को जानने में। इन्होंने भी थ्योरी दी, बेशक गलत है ये थ्योरी या गलत है इनकी स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ हद तक सही कहा कि कोई चीज बीच में है और उसके आसपास चीजें रिवॉल्व कर रही हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने गलत कहा कि बीच में अर्थ है, बीच में अर्थ ना होकर सन है, ठीक है जी? क्लियर है इतनी बात? अब ये तो थी सेकंड और फोर्थ सेंचुरी की बात। ये इन दो लोगों ने कहा कि अर्थ जो है वो जियोसेंट्रिक है। उसके बाद 17th सेंचुरी में पहुंचते हैं। मतलब उस बीच यूनिवर्स पे कुछ नहीं हुआ। जो जो मेन चीजें हो रही हैं मैं वो आपको बताऊंगी। 17th सेंचुरी में एक और इंसान आते हैं जिनका नाम था कॉपरनिकस, ठीक है? कॉपरनिकस, ये एक और इंसान है कॉपरनिकस। ये कहते हैं ये कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स जियोसेंट्रिक ना होकर क्या है, हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक। हेलियो क्या होता है, हेलियो होता है सन, सेंट्रिक मीन्स सेंटर। आप पा रहे हैं कि ये सोलर सिस्टम को ही यूनिवर्स समझ रहे हैं कि यही हमारा ब्रह्मांड है, इसके बियॉन्ड ये सोच ही नहीं पा रहे हैं। चलिए, कुछ तो इन्होंने सोचा एटलीस्ट, है ना? तो इन्होंने बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी। हालांकि ये भी सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इनको भी लग रहा था कि यही हमारा क्या है, सोलर सिस्टम ही हमारा क्या है, यूनिवर्स। तो इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि सन सेंटर में है और उसके अराउंड सारी की सारी जो प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल, बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज है वो सारी मूव कर रही है, इंक्लूडिंग अर्थ सब ये रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही थे, ठीक है? अब बात ये करनी चाहिए हम लोगों को कि ठीक है, इन्होंने ये सब तो दे दिया, लेकिन यूनिवर्स बना कैसे, इस बारे में किसने बताया? यूनिवर्स कैसा है ये तो इन्होंने थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की, चाहे गलत बताया सही बताया, लेकिन यूनिवर्स बना कैसे, है ना? तो आज तक एग्जैक्टली तो सही सही कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उस टाइम पे कोई जन्मा नहीं था और वो बता नहीं, मतलब देखा नहीं है किसी ने अपनी आंखों से कि कैसे बना है। लेकिन रिसर्च के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्स बना कैसे है, इसके ऊपर कई सारी थ्योरीज बनाई गई हैं, ठीक है? कि यूनिवर्स कैसे बना है, क्या है, इसके ऊपर कई सारी थ्योरी आई है। और उन सब थ्योरीज में से जो सबसे बेस्ट थ्योरी आज तक की रही है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी, ठीक है? बिग बैंग थ्योरी, मतलब बिग बैंग थ्योरी सही है या गलत हम नहीं बता सकते, लेकिन बिग बैंग थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है ना, बिग बैंग थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है, ये काफी हद तक सही मानी जाती है कि जो जो ये थ्योरी कहती है वो कई हद तक सही है। मतलब एक तरीके से बेस्ट एक्सप्लेन्ड एक्सप्लेनेशन है यूनिवर्स के बनने की आज तक की डेट में, टिल नाउ, ठीक है? क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं बिग बैंग थ्योरी। एक बार बता दीजिए, आपको समझ आ रहा है या कुछ रिपीट करूं, बताइएगा फटाफट से।
अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताइए जी, समझ आ रहा है आपको? एक बार टाइप कर दो। फिर बिग बैंग थ्योरी की तरफ चलते हैं, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हेडिंग डालिए बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये बिग बैंग थ्योरी, सबसे पहले देखते हैं ये थ्योरी दी किसने। मैं बता दूं आपको, जिसने भी इसके बारे, ये जो थ्योरी है जिसने भी दी है, उसने इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन तो दी है, मतलब पूरा कंटेंट उसी का ही है, उन्होंने ही सब कुछ बताया है। लेकिन मैं बता दूं कि इसका नाम जो है ना, ये इनके द्वारा नहीं रखा गया है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, जिसको कि आज हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले बस एक ये थ्योरी थी। तो उस टाइम पे ये थ्योरी दी किसने है, उनका नाम है जॉर्ज लिमेत्रे। इन 1920s किसके द्वारा दी गई है? जॉर्ज लिमेत्रे। ठीक है जी, ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बताया कि यूनिवर्स कैसे बना है। ठीक है, बेसिकली इन्होंने क्या कहा, याद रखना, इन्होंने ये थ्योरी दी है, लेकिन इस थ्योरी का नाम इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, तो आपने इन्हीं का नाम लेना है। बेशक नाम इन्होंने ना दिया हो, लेकिन थ्योरी तो इनकी है ना, नाम बस इन्होंने नहीं दिया है, बाकी सारा क्या सारा कंटेंट इन्हीं का ही है। ठीक है, तो इनका कहना ये था कि बड़े टाइम पहले जब कुछ भी नहीं था, तब एक सब एटॉमिक पार्टिकल हुआ करता था। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल अगर मैं आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जैसे एक एटम होता है, आपको पता ही होगा। मैटर, मैटर समझते हैं आप? मैटर, मैटर यानी कि कोई कोई भी चीज अगर जिसका मास है और वो स्थान घेरती है, ठीक है, कोई भी चीज जिसका मास है और वो स्थान घेरती है ना, उसे मैटर कहा जाता है। आप एक मैटर है, आपके आसपास में पड़ी हुई चीजें एक मैटर है। ठीक है, जिस जो भी स्थान घेर रही है वो क्या है, एक मैटर। ठीक है, अब मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी कि मैटर को ब्रेक कर दिया जाए तो सबसे छोटी जो इकाई उसकी बचती है, उसे कहते हैं हम एटम। क्या कहते हैं हम? एटम। अब जैसे एटम है, तो एटम के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके आसपास जो है वो एक सब एटॉमिक पार्टिकल घूमता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी कि एटम से भी छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कह रहे हैं, जो कि एटम का ही क्या है, अंदर का हिस्सा। एटम के वैसे तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर किसे कहा जाता है? एटम। मतलब मैटर की सबसे छोटी इकाई एटम को कहा जाता है, लेकिन इसके भी क्या है, पार्टिकल्स हैं अंदर। जैसे अगर हम लोग हैं तो हमें कहा जाता है कि हम मतलब ह्यूमन बीइंग्स की सबसे छोटी इकाई सेल है। ठीक है, कोशिका, सेल। तो कोशिका तो है हमारी सबसे छोटी इकाई, लेकिन कोशिका के अंदर भी काफी सारी चीजें पाई जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, डीएनए, आरएनए है ना, ये भी है, तो इसी का ही पार्ट है। वैसे एटम के ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल। अब एग्जैक्टली ये तो नहीं हम कह सकते कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई सब एटॉमिक पार्टिकल था, लेकिन कोई सब, मतलब कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल था एक। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल, ये मत समझ लेना आपकी सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही, कोई भी मान लीजिए ये क्या है, एक सब एटॉमिक पार्टिकल। इसे नाम दिया गया इनके द्वारा, इसे नाम दिया गया प्रीमिवियल, प्रीमिवियल एटम, प्रीमिवियल एटम, प्रीमिवियल एटम। प्रीमिवियल यानी कि एटम से पहले का, जब तक एटम का निर्माण भी नहीं हुआ था, जब तक एटम का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले का ये बना है, एटम से पहले का।
यानी जब तक एटम का भी निर्माण नहीं हुआ है, उससे भी पहले का, एटम से भी पहले का बना हुआ कोई सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? तो इसे नाम दिया गया किसका? प्रिमीवियल एटम का। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए आप, मैं फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करती हूँ। सर मैंने पता नहीं। चलिए मैं मिटा रही हूँ इसको, आगे बढ़ते हैं कि इस प्रिमीवियल एटम ने किया क्या। तो देखिए, प्रिमीवियल एटम था कोई, एक प्रिमीवियल एटम। अब इस प्रिमीवियल एटम के पास इनफाइनाइट एनर्जी, इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, इनफाइनाइट एनर्जी एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी। ठीक है, इनफाइनाइट एनर्जी एंड इनफाइनाइट डेंसिटी थी इस प्रिमीवियल एटम की। अब कोई कारण ऐसा हुआ, अब कारण कुछ भी हो सकता है, वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कारण हुआ कि ये प्रिमीवियल एटम जो है ये ब्लास्ट हो गया। ठीक है, ब्लास्ट हो गया, फूटा ये। ठीक है, अब इसके फूटने पे हुआ क्या? जैसे अगर एक मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो एक बलून है। ठीक है, बलून के अंदर मैंने पेंट डाल रखा है। ठीक है, बलून भर लिया मैंने और पेंट डाल रखा है। अब इसको मैं पॉप करूं तो इसके अंदर का जो पेंट है क्या वो इवनली हर जगह स्प्रेड होगा? इवनली तो नहीं स्प्रेड होगा, है ना। अगर इसको मैं फोड़ती हूँ जोर से तो इसका जो अंदर का पेंट है वो क्या इवनली स्प्रेड होगा? नहीं होगा ना। तो किसी जगह कोई ज्यादा बड़ा धब्बा पड़ेगा, किसी जगह छोटू सा धब्बा पड़ेगा, किसी किसी जगह और छोटा, मतलब ऐसे पड़ेगा, किसी जगह ऐसा पड़ेगा, किसी ऐसे ऐसे ऐसे, कई जगह इस तरीके से भी कुछ छींटे से दिखेंगे, किसी जगह इस तरीके से दिखेगा, कहीं ऐसा कहीं ऐसा। तो ऐसा ही सेम इसके साथ भी हुआ कि जब ये फूटा तो इसने इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया मैटर में। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, यानी कि एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो ये एनर्जी जो है ये चेंज हो जाती है अलग तरह के मैटर में। ठीक है, कहीं बड़ा मैटर बनता है, कहीं छोटा मैटर बना, कहीं और छोटा इस तरीके से, है ना? कहीं और छोटा, कहीं इतना सा, कहीं यहाँ इतना, 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 है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, शेप्स में यहाँ पे आपको मैटर बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जो जहाँ पे मैटर ज्यादा होगा, मैटर समझते हो, मास की बात हो रही है यहाँ पे, मास। ठीक है, जहाँ पे मैटर ज्यादा है वहां पे मास भी ज्यादा होगा, जहाँ पे मैटर ज्यादा वहां मास भी ज्यादा। और एक बात ध्यान में हमेशा रखिएगा कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी, यानी कि जिस चीज का जितना ज्यादा मास होगा उसमें उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी, उतनी ज्यादा गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होगी। आई होप आप ग्रेविटी जानते होंगे क्या है। ठीक है, यानी कि जो जितना ज्यादा बड़ा है ना, जिसका साइज जितना बड़ा है वो अपने से छोटे साइज को इजिली अपनी तरफ कैच करना, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। अब होगा क्या कि अपने अट्रैक्शन में ले लेगा और ये छोटे छोटे जो इसके पार्टिकल्स हैं जो आसपास इससे छोटे हैं वो इसके आसपास घूमना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करना स्टार्ट कर देंगे? घूमना स्टार्ट कर देंगे। अब उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? देखिए, मान लीजिए ये मैटर है तो इसने अपने आसपास के इन छोटे मैटर्स को खींचा तो ये इसके आसपास घूमना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने घूमना स्टार्ट कर दिया। अब कोई ये मैटर था उसके आसपास घूमना स्टार्ट कर दिया, यहाँ मैटर है उसने आसपास घूमना स्टार्ट कर दिया, बड़े मैटर ने अपने छोटे मैटर को अपने आसपास, छोटे छोटे मैटर्स को अपने आसपास घुमाना स्टार्ट कर दिया। और इन्हीं को ही कहा गया क्या? सोलर सिस्टम। मतलब एक सोलर सिस्टम यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम बन गए। ठीक है, ऐसे ही क्या हो गया? बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम बन गए और जो बीच में सबको अट्रैक्ट कर रहा है, ये सबसे बड़ा मैटर बीच में सबको अट्रैक्ट कर रहा है, इसे कहा गया ये क्या है? स्टार। ठीक है, क्या कहा गया इसको? स्टार। यानी कि बीच में स्टार और आस में पास में ये बाकी के छोटे टुकड़ों को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है रिवॉल्व करने के लिए, और इन्हीं को इसी को ही कहा गया आपका यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स क्या है?
स्टार्स का एक तरीके से समूह समूह या बोलो बड़े सारे स्टार्स का ग्रुप जो कि अपने आसपास छोटे-छोटे जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको घुमा रहे हैं। ठीक है जी? इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर है इतनी बात? तो इसी को ही क्या कहा गया? यूनिवर्स की यही क्या है? यूनिवर्स। अब होता क्या है कि इन्होंने ये थ्योरी दी तो कहा गया कि ठीक है, एक इंसान आते हैं 1949 में, 1920s में इन्होंने थ्योरी दी, 1949 में एक इंसान आते हैं कि ठीक है जॉर्ज लेमेत्री जी आपने थ्योरी तो ठीक दी है, लेकिन इसका कोई नाम रखना चाहिए आपको ताकि ये थोड़ा कैची लगे, ठीक है? यानी कि अगर आपने कोई भी चीज़ बेचनी है तो उसकी एक तरीके से मार्केटिंग भी तो करनी चाहिए। आप देखते हैं आजकल कई तरीके के नाम एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी वाला, तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ होती है, तो वैसा इन्होंने कहा कि क्यों ना इसको एक नाम भी दिया जाए कि थ्योरी कहीं हद तक सही लग रही है, इसको एक नाम भी दिया जाना चाहिए इसी थ्योरी को जो आपने दिया है। तो वो व्यक्ति थे फ्रेड हॉयल्स, ठीक है? फ्रेड हॉयल्स, इन्होंने इस थ्योरी को नाम दिया बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने नाम दिया इसको बिग बैंग थ्योरी। याद रखिएगा थ्योरी इनकी नहीं है, इन्होंने सिर्फ इसका नामकरण किया है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है जी? तो अब होता क्या है, इसके बाद एक और थ्योरी आती है, ठीक है? जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब ये बिग बैंग थ्योरी इतनी ही थी। अब बात करते हैं हम थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन की। एक और व्यक्ति आते हैं एडविन हबल नाम के। थ्योरी ऑफ मैं बताती हूँ इन्होंने क्या कहा था, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन या फिर कहते हैं इसे थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। यानी कि दी किसके द्वारा की है आपको मैं अभी बता चुकी हूँ, एडविन हबल नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने ये थ्योरी दी है, एडविन हबल। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं कि ठीक है यूनिवर्स बन गया है, सही है। तो बेसिकली एडविन हबल ने ये थ्योरी दी कि ठीक है यूनिवर्स तो क्रिएट हुआ है, लेकिन ये इन्होंने ये थ्योरी इसलिए दी क्योंकि इन्होंने फाइंड आउट किया कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो यूनिवर्स है ये एक्सपैंड भी कर रहा है, एक्सपैंड भी कर रहा है। एक्सपैंड समझते हो? बढ़ भी रहा है, बना तो है ये, लेकिन जैसे-जैसे टाइम होता जा रहा है ये बढ़ता भी जा रहा है। पहले इतना था तो अब ये इतना हो चुका है, ठीक है? ये बढ़ता भी जा रहा है। ये आप देखिएगा 1 मिनट मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रही हूँ। 5 नहीं 2 कर मिनट का मुझे 2 मिनट वेट कीजिएगा प्लीज़ मैं आ रही हूँ।
देखिए, तो थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन जो थी, दी गई एडविन हबल के द्वारा, और इन्होंने कहा कि आपका जो यूनिवर्स है वो क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। अब देखिए, अब इन्होंने कह तो दिया ये, लेकिन क्या कहने से चल जाता है? क्या प्रूव नहीं करना पड़ता है जो भी आप स्टेटमेंट देते हैं? कोई भी साइंटिफिक ऐसे स्टेटमेंट कि यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो इनको प्रूव भी करना पड़ा। इन्होंने बेसिकली इसको प्रूव किया डॉपलर इफेक्ट से। अब देखते हैं डॉपलर इफेक्ट क्या है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, ठीक है? डॉपलर इफेक्ट क्या है, पहले ये देखते हैं। डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, ऑब्जर्वर, ठीक है? ऑब्जर्वर से कोई चीज अगर दूर जा रही है, कोई भी चीज अगर क्या कर रही है, दूर जा रही है, दूर जा रही है, और इसके दूर जाने की जो स्पीड है, दूर जाने की जो स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा या बराबर, बराबर है, तो तो ये हमें रेड कलर की दिखाई देती है। किस कलर की? रेड कलर की। समझ रहे हो आप? मान लीजिए ये कोई ऑब्जर्वर है और ये कोई चीज है, ठीक है, स्टार है कोई, ये स्टार इससे दूर जा रहा है, ठीक है, ये स्टार इससे दूर जा रहा है, और दूर किस स्पीड से जा रहा है? स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से, या तो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की स्पीड से। तो ये किस कलर का दिखेगा? रेड। और इसी फिनोमिना को कहा जाता है रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट कहा जाता है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई चीज ऑब्जर्वर के पास आ रही है, वैसे ही कोई चीज अगर ऑब्जर्वर, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है और उसके पास पास कोई चीज आ रही है, पास कोई चीज आ रही है, और पास आने की स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा या बराबर होगी, या बराबर होगी, तो यह ब्लू कलर की दिखेगी, और इसी को ही कहा जाता है ब्लू शिफ्ट, ठीक है। ब्लू शिफ्ट इसी को ही कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये बात बेटा आप लोगों को क्लियर हुई? ठीक है, यानी कि डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि ऑब्जर्वर से कोई चीज अगर दूर जाए, और दूर जाने की उसकी जो स्पीड है, वो नॉर्मल जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होती है उससे ज्यादा या उसके बराबर हो, तो वो लाल रंग की दिखती है। और अगर ऑब्जर्वर के पास कोई चीज आ रही है, मतलब एक तरीके से स्पीड ऑफ लाइट के बराबर की स्पीड से या उससे ज्यादा की स्पीड से, तो वो ब्लू कलर की दिखती है, ठीक है। इसे कहते हैं रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट, ठीक है। बेसिकली स्टार्स की बात करें कि अगर ऑब्जर्वर से स्टार्स दूर की तरफ जा रहे हैं तो वो रेड शिफ्ट कहलाएगा, और ऑब्जर्वर से स्टार्स पास की तरफ आ रहे हैं तो वो ब्लू शिफ्ट कहलाएगा, ठीक है जी। अब बेसिकली होता क्या है कि वो टेलीस्कोप दे देते हैं लोगों के हाथ में कि आप ये टेलीस्कोप लीजिए और देखिए, देखिए यूनिवर्स को कि कैसे आपको रेड, रेड जो लाइट है वो दिखेगी, रेड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, रेड शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, जिससे जो कि सही हो रहा था, है ना। जब उन्होंने देखा कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है, तो वहां पे रेड शिफ्ट फिनोमेना दिखाई दे रहा था, जिससे कि उन्होंने कंक्लूड किया कि ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात? बेटा बता दीजिए एक बार, क्लियर है इतनी बात तो मैं आगे बढ़ूं, वरना रिपीट कर सकती हूँ मैं एक बार। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आई है आप पूछ सकते हैं मुझे, बट अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे और बिना समझे, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। आप एक बार बता दीजिए सभी मुझे कि आपको क्लियर हो रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, या सिर्फ ऐसे ही म्यूट स्पेक्टेटर बने आप लोग बैठ के, बताइए जल्दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो ये तो इनका ठीक हो गया, जो भी इन्होंने थ्योरी दी थी वो बिल्कुल सही होगी, ठीक है। थ्योरी इनकी बिल्कुल सही निकली कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपेंशन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये प्रूव भी कर चुके हैं बाय डॉपलर इफेक्ट, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अब रिसेंटली कुछ एक डिकेड में लिख लीजिए, इन रिसेंट डिकेड, डिकेड समझते हैं ना, रिसेंट के 10 सालों में, लिखते जाइएगा इन, वन सेकेंड वन सेकेंड,
in recent decade, in recent decade, three three people added some more, three people added some more interesting facts. इन 3 लोगों का सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए, नाम लिखिए इनका। नाम लिखिए इन लोगों के। सॉल, ब्रायन एंड एडम। ये 3 लोग नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। ठीक है। अब बेसिकली इन 3 लोगों ने क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डाले इस पूरी चीज में, इन्होंने क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट डाले ये देखते हैं। ठीक है। इन्होंने कहा कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, सही बात है। यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन ये एक्सपैंड करने के साथ साथ इसकी स्पीड ऑफ एक्सपेंशन भी इंक्रीज हो रही है। स्पीड ऑफ एक्सपेंशन भी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर पहले वो इतना एक्सपैंड किया तो फिर एकदम से इतना एक्सपैंड कर गया, फिर आगे इतना एक्सपैंड कर गया, इतना एक्सपैंड कर गया, मतलब एक्सपेंशन की स्पीड, एक्सपैंड तो हो रहा है लेकिन एक्सपैंड भी कैसे हो रहा है, बिल्कुल फास्ट मोड पे हो रहा है, जो मतलब एक तरीके से बिल्कुल जल्दी हो रहा है, एक तरीके से उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। ठीक है। पहले थोड़ा, फिर उससे भी ज्यादा, अब बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सपैंड हो रहा है। अब ये अपनी मर्जी से तो नहीं हो सकता कि कोई भी चीज ऐसे ही एक्सपैंड करती रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना अपना। अब जैसे अगर मैं कोई बॉल फेंकती हूँ तो ये जाते 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 कहीं रुक ही जाएगी ना, है ना। जब तक इसको मैं एक और धक्का या कोई एनर्जी या कोई मैटर का पुश ना दूं, तब तक ये ऐसे ही रुक जाएगी, है ना। कितनी देर तक अपनी मर्जी से चलेगी ये फ्लैट सरफेस पे, है ना। वैसे ही इनका कहना था कि कोई चीज तो है जो यूनिवर्स को भी क्या कर रही है, एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड या मैटर प्रोवाइड कर रहा है। कोई किसी तरह की एनर्जी है यूनिवर्स में जो कि क्या कर रही है, स्पीड ऑफ एक्सपेंशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है। और इस एनर्जी को इन्होंने नाम दिया, लिखिएगा। ठीक है। इस एनर्जी को इन्होंने नाम दिया डार्क एनर्जी, डार्क एनर्जी या डार्क मैटर, डार्क मैटर। आप समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। यानी कि अगर कोई चीज चल रही है, जैसे कोई पंखा है, अगर चल रहा है, मूव कर रहा है, तो मैं पीछे से इलेक्ट्रिसिटी का स्विच दबा के इसको एनर्जी दे रही हूँ, एनर्जी दे रही हूँ तो ये घूम रहा है। जैसे ही बंद कर दे रही हूँ तो कुछ देर तक घूम के धीरे 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 बंद हो जा रहा है ना। अगर इसको दोबारा मुझे चलाना है तो मुझे इसको दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी ये दोबारा चलेगा। वैसे ही अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड करता ही जा रहा है और एक्सपेंशन की स्पीड भी बढ़ रही है, तो इसके पीछे कोई ना कोई एनर्जी या कोई ना कोई मैटर का रोल है, और उस एनर्जी या मैटर को इन्होंने नाम दिया डार्क एनर्जी या डार्क मैटर। ठीक है जी। क्लियर है। अब इसको डार्क एनर्जी या डार्क मैटर क्यों कहा गया, अगर कोई पूछे। इसको डार्क एनर्जी या डार्क मैटर इसीलिए कहा गया क्योंकि यह एक ऐसी एनर्जी है जिसके बारे में हम आज तक खुद डार्क में है, खुद अंधेरे में है, इसके बारे में पता ही नहीं है। ये एनर्जी आज तक या ये मैटर हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाए हैं कि ऐसी कोई एनर्जी, शायद ना भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ऐसे ही यूनिवर्स का एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है जी। क्लियर है मेरी बात। तो ये है आपका डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। सो यही आज आपका लेक्चर रहेगा। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको समझ आया होगा कि जो जो मैंने पढ़ाया है। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम करेंगे कल। आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में अगर कोई दिक्कत आई है आपको, अगर नहीं आई है तो बता दीजिए कि मैम समझ आ चुका है, सो दैट आई कैन सम अप द क्लास। सो बताइए मुझे अगर समझ आ चुका है आपको। यही आज की आपकी क्लास थी। अब मिलेंगे हम कल
और कल हम आगे पढ़ेंगे कि गैलेक्सीज क्या होती हैं, सन क्या होते हैं, ठीक है, स्टार क्या होता है बेसिकली। कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमारी ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास की बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया है हमने, एस्ट्रोनॉमी से। इसके बाद सोलर सिस्टम पढ़ेंगे हम। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सो एक बार बता दीजिए मुझे बेटा आप लोग कि आप सब कुछ क्लियर हो चुका है, बताइए। आई थिंक आपको समझ आ गया, ठीक है। आप कुछ नहीं कह रहे हैं यानी आपको समझ आ गया। सो चलिए फिर बंद करते हैं क्लास को और मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।